हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मिलते हैं आपसे अभी। अपनी लास्ट क्लास सैटरडे को हुई थी, संडे को अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। कारण ये है कि सर ने एक अपने एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर की थोड़ी मैराथन क्लास ले ली थी, लंबी क्लास ले ली थी। इस कारण अपन लोग संडे को नहीं जुड़ पाए थे। कोई बात नहीं, संडे को तो जैसा है वैसा प्रैक्टिस वगैरह या जैसा चलता रहेगा, नया नया कुछ भी आपके लिए होगा। बाकी वीक के 6 दिन अपन लोग यहाँ पे कंटिन्यू अब से जुड़ते रहेंगे। तो भाई पिछली क्लास में अपन लोगों ने अपना पोषण टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम अपने पोषण के 6 घटकों के बारे में बात कर चुके थे और अपना एक घटक बचा था अपना विटामिन। तो आज हम अपने विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन के बारे में आगे जानेंगे कि क्या कुछ हमारे लिए है, क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई समय खराब नहीं करते हैं और अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने विटामिन से। तो विटामिन 6 घटक हम अपने कर चुके थे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और रेशे। ये 6 घटक के बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं भोजन के 7वें घटक के बारे में, जिसे हम कहते हैं विटामिन। तो देखो भाई, सबसे पहले तो विटामिन जो हमारा है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन जो हमारे होते हैं ये शरीर में काम क्या करते हैं, क्या इनका काम है, क्या ये हमारे शरीर में करते हैं, क्यों हमें विटामिन लेने की जरूरत पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले तो विटामिन आपके होते हैं एक कार्बनिक यौगिक। विटामिन आपके क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। इसका मतलब कार्बन इनके अंदर मौजूद है, चाहे भले ही कार्बन मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से नहीं है, परंतु किसी भी रूप से, चाहे अस्वतंत्र रूप से हो, चाहे किसी और तत्व के साथ अभिक्रिया करके किसी और रूप में मौजूद हो, पर इनके अंदर कार्बन पाया जाता है। इसी कारण हम इनको क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक, कि ये हमारे कार्बनिक यौगिक है। दूसरा देखो भाई, इनका हमारे शरीर में और क्या काम है? तो ये आपके बायो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, यानी जैव उत्प्रेरक के रूप में। इनका कार्य है कि हमारे शरीर में जो भी दैनिक गतिविधियां होती हैं, जो भी कोई हार्मोन बनना है, कोई एंजाइम बनना है, कोई प्रतिरक्षी बनना है, उनके बनने की प्रतिक्रिया को फास्ट करने का काम, उनके निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम, तेजी देने का काम, गति देने का काम होता है हमारे किसका? हमारे विटामिन का। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये जो होते हैं हमारे, ये जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये क्या है? एक तरह के जैव उत्प्रेरक हैं, जैव उत्प्रेरक हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। अगर हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाए, अगर इनकी कमी होगी तो सीधी सीधी बात है कि जैव उत्प्रेरक यानी कि ये बायोकैटलिस्ट हैं, यानी जो काम ये करते थे उस काम की रफ्तार हो जाएगी धीमी और हमें रोगों का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कई सारी अक्षमताएं, कई सारी दिक्कतें, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और उनका एक अन्य नाम भी हो सकता है अभावजन्य रोग। तो हम कह सकते हैं कि इनकी कमी से, हम कह सकते हैं कि इनकी कमी से रोग जो होते हैं उन्हें रोग कहेंगे हम अभावजन्य, अभावजन्य रोग होते हैं। ठीक है, अभावजन्य रोग होते हैं विटामिन की कमी से। और देखो भाई, एक बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, विटामिन की खोज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, किस इंसान ने विटामिन शब्द को सबसे पहले खोजा था। तो देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज तो की थी हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने। इसकी खोज की थी हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने। परंतु लेकिन अगर पूछा जाए कि विटामिन का नाम किसने दिया, यानी विटामिन नामकरण किसने दिया, खोज तो हॉपकिंस ने कर दी थी। सबसे पहले हमारे शरीर में विटामिन नाम की कोई चीज होती है, कोई जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कैटलिस्ट के रूप में, यानी कि जो रफ्तार बढ़ाते हैं जैविक क्रियाओं की, सबसे पहले इनको खोजा तो था किसने? हॉपकिंस ने। परंतु वो इसको विटामिन नाम नहीं दे पाए थे। इसको विटामिन नाम दिया था अपने कैशनियर फंक नाम के साइंटिस्ट ने।
कैशनियर फंक नाम के साइंटिस्ट ने, और शॉर्ट फॉर्म में इन्हीं को बोल देते हैं सी फंक। इन्हीं का नाम शॉर्ट फॉर्म में सी फंक बोल दिया जाता है। तो भाई आपसे अगर पूछा जाए खोज किसने की थी, तो खोज करता तो थे हॉपकिंस, परंतु विटामिन नाम दिया था क्रेशनियर नाम के साइंटिस्ट ने। और कभी कभार पेपर में हमें क्रेशनियर हॉपकिंस ऑप्शन में ना दिया गया हो तो फिर हमारी मजबूरी है कि फिर हमें सी फंक ही आंसर लगाना पड़ता है। तो जो भी आपको पेपर में ऑप्शन मिले तो उस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा कि ऑप्शन क्या दिया गया है। ठीक है, अब देखो भाई, विटामिन जो होते हैं भाई, सीधी सीधी बात है, जितनी मात्रा में हमें प्रोटीन चाहिए, जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितनी मात्रा में वसा चाहिए, उतनी मात्रा में प्रोटीन हमें नहीं चाहिए होता। प्रोटीन कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं कि यह अल्प मात्रिक तत्व होता है, कि यह अल्प मात्रिक, या फिर कह सकते हैं आप सूक्ष्म मात्रिक, अल्प मात्रिक या फिर आपका सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। ठीक है, घटक है, भोजन का सूक्ष्म मात्रिक, यानी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। क्योंकि प्रोटीन का आप सबको पता है ग्राम में जरूरत पड़ती है, बहुत कम में, 1% से भी कम इनकी जरूरत पड़ती है हमारे शरीर में। इसी कारण से कम मात्रा में जरूरत है, तो इसीलिए हम इसको बोल देंगे अल्प मात्रिक या फिर आपका सूक्ष्म मात्रिक। अब देखो, आपके जो विटामिन है इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, 2 प्रकार हैं आपके विटामिन के। प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की विटामिन आपके शरीर में पाई जाती है? तो विटामिन होते हैं आपके 2 प्रकार के। पहले, जिन्हें आप कहोगे जल घुलनशील, जल घुलनशील, जो जल में घुल जाए, यानी शरीर में जहां भी पानी मिलेगा उस पानी में ये घुल जाएंगे, जल में घुल जाते हैं। दूसरे होते हैं जो जल में नहीं घुलते, और जल में नहीं घुलते तो कहाँ घुलते हैं? वसा में। तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? वसा विलेय, वसा विलेय या फिर वसा घुलनशील, वसा घुलनशील। ठीक है, जल विलेय यानी जल घुलनशील, वसा विलेय यानी कि वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल। 2 टाइप के विटामिन अपने यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो, अब आपसे पूछा जाए कौन से विटामिन है जो जल में घुलेंगे और कौन से हैं जो विटामिन आपके वसा में घुलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, आपका विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं। और जल में घुलते हैं इसी कारण शरीर में इनका संचय संभव नहीं है, शरीर में संचित नहीं होते, शरीर में संचित नहीं होते, शरीर में संचित नहीं होते। मान लीजिए कभी आपने किसी टाइम पे, किसी महीने में, जैसे मान लो गर्मियों का टाइम होता है तो हम नींबू पानी खूब पीते हैं, नींबू पानी खूब पिएंगे तो इसका मतलब विटामिन सी खूब भरपूर मात्रा में हम ग्रहण कर रहे हैं। अब कुछ किसी टाइम पे अपने संतरे जो होते हैं वो भी काफी मात्रा में हम लोग लेते हैं, खा लेते हैं, तो यानी संतरे हम खा रहे हैं, इसका मतलब उस दौरान हम लोग काफी मात्रा में विटामिन सी ग्रहण कर रहे होंगे, विटामिन सी ग्रहण कर रहे होंगे। तो उन परिस्थितियों में ऐसा कभी नहीं होगा, उन परिस्थितियों में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके शरीर में एक्स्ट्रा विटामिन सी स्टोर हो गई। उन परिस्थितियों में हमेशा ऐसा होगा कि वो एक्स्ट्रा विटामिन आपके शरीर में संचित नहीं होगी, बल्कि पानी में घुल जाएगी। जहां भी आपके शरीर में पानी है वहां वो विटामिन घुल जाएगी और वो बाद में आपके मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगी। या मूत्र के द्वारा जब शरीर से बाहर ही निकल गई तो चाहे एक्स्ट्रा खाओ या ना खाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि आपके शरीर में उसका एक्सेस मात्रा में स्टोरेज तो होना ही नहीं है। तो यानी कि ये क्या करती है, यह विटामिन शरीर में संचित नहीं होती, इसी कारण मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है, मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। आपसे पूछा जाए वो कौन सी विटामिन है जो मूत्र के दौरान शरीर से बाहर निकल जाएगी, तो कौन कौन सी निकल जाएंगी? जो जल में घुलती है। और जल में कौन कौन सी घुलती है? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों
जल में घुलनशील हैं, इसी कारण शरीर से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, अब इनकी बात करें, हम इधर वालियों की बात करें तो भाई साहब वसा में घुलती हैं, और वसा तो आपको पता है कितनी जिद्दी होती है। एक बार वसीय उत्तकों में वसा जमा हो गई तो उसके फिर निकालने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ जाता है, हम सब लोगों को वो बहुत अच्छे से पता है। और उसमें घुली हुई जो विटामिन होती हैं, जब तक वो वसा हमारे शरीर में रहेगी वो विटामिन भी हमारे शरीर में रहेंगी, तो इनका संचय संभव है। और संचय संभव है तो मूत्र के द्वारा इनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। वो कौन कौन से विटामिन हैं जो इस श्रेणी में आएंगे? तो इसमें आएगा आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और आपका विटामिन के। ये 4 विटामिन जो है ये आपके आते हैं वसा में सोल्यूबल विटामिन में, और ये 2 विटामिन आएंगे आपके जल घुलनशील विटामिन में। अब ये कहाँ पे घुलते हैं? वसीय उत्तकों में। ठीक है, हम यहां पे यूं लिख लेंगे, वसा में घुलते हैं। ठीक है, वसा में घुलते हैं, वसा में घुल जाएंगे। अब जहां वसा जमा होगी वहां पे ये प्रोटीन भी जमा हो जाएगा, मूत्र द्वारा बाहर नहीं जाते। ठीक है, मूत्र द्वारा बाहर नहीं जाते। मूत्र द्वारा बाहर नहीं जाते। तो ये 2 टाइप थी अपने विटामिन की। अब हमें बारी बारी करके एक एक विटामिन के बारे में पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे अपनी, अब वसा विलेय पढ़ ले, जल विलेय पढ़ ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पढ़नी अपन लोगों को दोनों ही है। ठीक है, चलिए तो पहले अपनी वसा विलेय पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को बी कॉम्प्लेक्स पूरा पढ़ना होता है, और बी कॉम्प्लेक्स में अपनी लगभग 8 विटामिन होती हैं। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स पूरा पढ़ेंगे, फिर सी पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे दिख कम रही है बट विटामिन की संख्या यहाँ ज्यादा है, वहां पे 4 ही विटामिन हमें पढ़ने हैं। तो पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी वसा विलेय, अपनी वसा विलेय यानी फैट सोल्यूबल, जो हमारी वसा में घुल जाती हैं उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अपनी विटामिन के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए, अब देखो विटामिन में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखो विटामिन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वो नाम पढ़ेंगे। दूसरा, उस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उन रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, उस विटामिन की पूर्ति करने के लिए हमें अपने भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल करने पड़ेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर उस विटामिन से कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे शरीर में कमी आती है, दिक्कत आती है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि वो कुछ और भी काम करता है तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लगभग पर विटामिन 3 से 4 तथ्य अपन लोगों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन ए जो हमारी होती है, विटामिन ए जो होगी, इसका आपसे पूछा जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, रेटिनोल। अब ये जो विटामिन है, इस विटामिन की कमी से रोग कौन से होंगे, कमी से कौन से रोग होंगे? अब सीधी सीधी बात है, कमी से रोग क्या होंगे? क्योंकि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि अभावजन्य रोग भी इनको कहा जा सकता है, यानी कि अगर इनकी कमी शरीर में हो जाए तो हमारे शरीर में कुछ विकार उत्पन्न हो जाएंगे, कुछ बीमारियां आ जाती हैं जिन्हें हम अभावजन्य रोग कह सकते हैं। तो अभावजन्य रोग अपने कौन कौन से हैं, इसके कारण कौन से इस विटामिन की कमी से कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन सी बीमारियां हमें होती हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपने पहली बीमारी जिसके बारे में सुना होगा, रतौंधी। रतौंधी रोग सबने सुना है, रतौंधी रोग। अब देखो रतौंधी रोग का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग इस पूछे कि रतौंधी रोग क्या होता है तो मोस्टली बच्चे कहते हैं रात में दिखाई नहीं देता। तो देखो इस रोग का मतलब ये नहीं होता कि रात में दिखाई नहीं देता, इस रोग का मतलब होता है कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अब जिस इंसान को रतौंधी रोग है और वो इंसान अपने घर में बैठा है, किसी कमरे में बैठा है जिसमें लाइट अच्छे से जल रही है, तो उस इंसान को बिल्कुल दिखेगा बाहर भले ही रात हो, पर अगर उसके कमरे में रोशनी है तो उसे आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
उसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अब अंधेरा चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, आदमी को दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में होती है ना, कई बार बिल्डिंग्स होती हैं अंडरग्राउंड होती है, और अंडरग्राउंड में वैसे ही सूर्य की रोशनी कम पहुंचती है बाकी फ्लोर के मुकाबले, और अगर उस टाइम पे भी लाइट चली जाए दिन के किसी समय, या फिर कई बार मौसम के कारण भी अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में थोड़ा अंधेरा सा टाइम से पहले हो जाता है, तो उन परिस्थितियों में भी उस इंसान को दिन के समय भी नहीं दिखेगा अगर अंधेरा उस रूम में हो गया है। तो रतौंधी का मतलब होता अंधेरे का अंधापन। यानी कि इस रोग में क्या होता है, इस रोग में अंधेरे में दिखाई नहीं देता। ठीक है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। ठीक है, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा वो, अंधेरा चाहे दिन का हो चाहे रात का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हमारी आंख में होती है शलाका कोशिकाएं। देखो असल में इससे क्या प्रभाव पड़ता है, मेन बात है, ये तो हम सबको पता है, पर असल में ये ऐसा क्या है इस विटामिन में कि ये विटामिन मेरे शरीर में कम हो जाए तो मुझे रात को नहीं दिखता, कुछ तो प्रभाव करती होंगी। तो देखो पहले एक बार समझो, यहाँ पे ये आपकी आंख का रेटिना है। ठीक है, आपकी आंख है और ये आपकी आंख का कॉर्निया हो गया, और ये मान लो आपकी आंख का प्यूपिल है, और आपकी आंख के पीछे का जो ये हिस्सा है इस भाग को कहा जाता है रेटिना। इस भाग को कहा जाता है रेटिना। तो रेटिना भाग पे दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो शंकु कोशिकाएं और दूसरी शलाका कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं व शलाका कोशिकाएं, ये दोनों टाइप की कोशिकाएं हमारी आंख में रेटिना के पास पाई जाती हैं। शंकु कोशिका हमें दिन में दिखाने के लिए सक्षम है, यानी दिन के समय हम अच्छे से देख सके, यानी प्रकाश में अच्छे से देख सके, उस दौरान हमारी शंकु कोशिकाएं काम करती हैं। परंतु हम अंधेरे में भी देखने में सक्षम हो जाएं, उसके लिए हमारी शलाका कोशिकाएं काम करती हैं। और ये विटामिन की कमी जब किसी के शरीर में हो जाती है तो उस दौरान उसकी ये शलाका कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। ये शलाका कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, और इन कोशिकाओं के प्रभावित होने के कारण मनुष्य को अंधेरे में दिखाई नहीं देता, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अब एक चीज और बता देती हूं मैं तुमको कि हमारी जो शंकु कोशिकाएं हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं हम, इसको मिटा के फिर आपको बताती हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेटिना में दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं, शंकु और शलाका। शंकु दिखाएंगी दिन के समय और यानी प्रकाश के समय, और शलाकाएं दिखाएंगी अंधकार के समय। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो भाई हमारी आंख की जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के द्वारा एक ऑप्सिन नाम के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। एक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जिसे कहा जाता है ऑप्सिन प्रोटीन। जब इस प्रोटीन में विटामिन ए आके मिल जाए, ठीक है, जब इस प्रोटीन में विटामिन ए आके मिल जाए तो ये ऑप्सिन प्रोटीन रोडोप्सिन में बदल जाता है। ये ऑप्सिन प्रोटीन रोडोप्सिन प्रोटीन में तब्दील हो जाता है, और रोडोप्सिन प्रोटीन आ जाता है हमारी शलाका कोशिकाओं के अंदर, और इस प्रोटीन के कारण हमें अंधेरे में भी दिखने लग जाता है। लेकिन अगर विटामिन ए ही नहीं होगा किसी के शरीर में, मान लो ए की ही कमी हो गई, तो ऑप्सिन प्रोटीन तो बनेगा परंतु वो रोडोप्सिन में बदल नहीं पाएगा। इस कारण दिन के समय तो अच्छे से दिखेगा, यानी प्रकाश के समय तो अच्छे से दिखेगा, पर अंधकार के समय दिखाई नहीं देता। वास्तव में ये बात होती है, ये कारण होता है हमारे इस प्रोटीन का, ये दिक्कत इसकी होती है। ठीक है, अपने रतौंधी के बारे में ये सारी बात हो रही है कि रतौंधी रोग जब हो जाता है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या होता है रतौंधी, क्या कुछ उसकी समस्या है। ठीक है, अब देखो और बात करें तो ये जो अपना है, ये जो अपना प्रोटीन है, इस प्रोटीन का एक अन्य काम और है, एक दूसरा काम और है कि ये प्रोटीन डब्ल्यूबीसी के निर्माण में भी सहायता करता है। डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक। अब सीधी सीधी बात है, अगर डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने वाला प्रोटीन ही विटामिन ही हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो दिक्कतों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा।
करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, और देखो, और इसका काम क्या है, हेल्प इन टीयर फॉर्मेशन, आंसुओं के निर्माण में सहायक, आंसू निर्माण में सहायक। ठीक है, आंसू निर्माण में सहायक। ठीक है, आंसू निर्माण में सहायक। चौथा, इसके कारण रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है जीरोप्थेल्मिया, जिसे हम कहेंगे जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाएगा, इसका मतलब है इस रोग में क्या होगा, सूखी आंखें हो जाएंगी। ठीक है, आंखें सूख जाएंगी, बिल्कुल जैसे होता है ना, पपड़ी सी बन जाती है आंखों के ऊपर, वाइट वाइट कलर की। आप भी देखते हो आंखों के इधर पलकों के ऊपर सफेद सफेद पपड़ी हो जाती है नीचे की तरफ, यानी आंखें ऐसी लगती है जैसे सर्दियों में हमारे सर में त्वचा रूखी सूखी होने के कारण डैंड्रफ हो जाता है ना, इस तरह से सफेद सफेद पपड़ी हमारी आंखों की और पलकों के आसपास बनने लग जाती है, और ऐसा लगेगा कि आंखें बिल्कुल सूखी पड़ी हैं, इनके अंदर नमी कोई है ही नहीं। तो वो रोग कौन सा है, जीरोप्थेल्मिया। यानी कि इस रोग का क्या लक्षण है, सूखी व लाल आंखें, सूखी व लाल आंखें, आंखें लाल लाल रहने लग जाएंगी और सूखी सूखी लगेंगी, यानी कि पपड़ी पपड़ी सी जैसी आपको देखने को मिलेगी। ये जीरोप्थेल्मिया रोग के कुछ लक्षण हैं, और ये 4 टाइप की कुछ समस्याएं हैं जो अपनी विटामिन ए की कमी से हो जाती हैं, जो लोगों को देखनी पड़ती हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि इस विटामिन की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसके स्रोत क्या हैं। ठीक है, स्रोत क्या है, पूर्ति मैं कैसे करूं, तो देखो, सबसे पहले तो इसके लिए आपको खाने पड़ेंगे, अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, हरी पत्तेदार सब्जियां आप प्रत्येक विटामिन में रख दोगे, आंख बंद करके आप कहीं पे भी कोई भी विटामिन आप कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कर रहे हो, जल वाला कर रहे हो कि आप वसा वाला कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखना, हरी सब्जियां आपको हर एक में रख देना है कि हरी सब्जियां तो सबकी पूर्ति करती ही हैं। उसके अलावा अंडा, उसके अलावा आपका अंडा, आपका दूध, ठीक है, अंडा दूध और दूध से बने उत्पाद, इसके साथ साथ मछली। ठीक है, मछली खाते हो तो विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। और अगर आप खाते हो गाजर, तो गाजर तो भाई साहब इसका सर्वाधिक उत्तम स्रोत माना जाता है, यानी ये तो है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए गाजर में ही पाया जाता है, सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में होगा, तो सबसे ज्यादा किस में होता है, गाजर में। ठीक है, गाजर में। अब देखो गाजर में क्यों होता है, तो देखो क्या कारण है कि गाजर में इसकी ज्यादा मात्रा होती है, गाजर में ऐसा क्या है, तो देखो गाजर जो हमारी होती है, इस गाजर में होता है केरोटीन प्रोटीन, सॉरी कैरोटीन नहीं, किरेटिन, किरेटिन, कैरोटीन और किरेटिन दो अलग अलग प्रोटीन होते हैं। किरेटिन, ये किरेटिन जैसे ही हमारे शरीर में जाएगा, ये प्रोटीन किरेटिन हमारे ऑप्सिन को रोडोप्सिन में बदलने में सहायता करता है। ठीक है, रोडोप्सिन को, यानी ऑप्सिन को रोडोप्सिन में बदल देगा, ऑप्सिन को कन्वर्ट कर देगा रोडोप्सिन में, रोडोप्सिन में। इसी कारण ये गाजर थोड़ी सी ज्यादा जरूरी हो जाती है विटामिन ए के मामले में, क्योंकि इसमें वही सारी चीजें हैं जो हमें वास्तव में इस विटामिन के कार्य के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, चलो भाई अगला करते हैं, नंबर 2 विटामिन, आपका नंबर 2 विटामिन, जिसे आप कहेंगे विटामिन डी, विटामिन डी। अब देखो विटामिन डी जो आपका है, विटामिन डी जो आपका है, इस विटामिन का सबसे पहले तो प्रत्येक विटामिन का रासायनिक नाम ही हम पता करेंगे। तो रासायनिक नाम इसका होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, इसका विटामिन नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल, क्योंकि हमें पता है विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है और हड्डियों में तो कैल्शियम भरपूर मात्रा में चाहिए ही होता है। तो यानी कैल्सीफेरोल जो अपना है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाता है। इस विटामिन की कमी से रोग कौन से होंगे, अगर ये रोग, ये विटामिन हमारे शरीर में कम हो जाए तो इसकी कमी से हमें कौन कौन से रोग देखने को मिल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस विटामिन से होता है रोग नंबर 1, जिसे आप कहेंगे रिकेट्स।
पहला रोग है जिसे हम कहेंगे रिकेट्स रोग। और ध्यान रखेंगे रिकेट्स रोग जो अपना होता है, इसमें हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने के कारण हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं। क्या होगा? हड्डियां कमजोर, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, मुड़ने लगेंगी, थोड़ी सी भी चोट लगते ही टूट जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ये रोग ज्यादातर होता है बच्चों में। ठीक है, ये रोग ज्यादातर बच्चों में होता है, क्योंकि आजकल बच्चों को धूप में तो निकलने हम देते नहीं हैं, धूप में नहीं निकलने देते, तो शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है और जिस कारण हड्डियां रह जाती हैं कमजोर। थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर से अगर किसी के हाथ को पकड़ लो, पैर को पकड़ लो, या फिर थोड़ा सा भी गिर विर गए तो गिरते ही तुरंत हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है। तो ये जो रिकेट्स रोग है ये छोटी उम्र के बच्चों को ज्यादा होता है और इसमें हड्डियां हो जाती हैं कमजोर। ठीक है, कमजोर। अब देखो अगला, और इसके कारण क्या रोग होता है। तो देखो, अब ये रोग था तो बच्चों का, बड़ों में भी तो कोई रोग होता होगा, क्योंकि एसी में सिर्फ बच्चे थोड़ी रहते, बड़े भी तो रहते हैं। तो अगर बड़े लगातार कई दिनों तक धूप के कांटेक्ट में ना आए, विटामिन डी की कमी उनमें हो जाए, तो उन रोगों को बीमारी हो जाती है जिस बीमारी को कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये होती है वयस्क में। किसमें होगी ये? वयस्क लोगों में, यानी जो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, वयस्कों में होती है। और इस दिक्कत में क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, हड्डियों में छेद हो जाएंगे और छेद होने के कारण हड्डियां होगी कमजोर, और कमजोर होंगी तो सीधी सीधी बात है थोड़ा सा भी प्रेशर आते ही हो जाएंगी क्रैक, यानी कि टूट जाएंगी। तो बड़ों में रोग कौन सा होगा? ओस्टियोपोरोसिस। छोटों में, बच्चों में रोग कौन सा होता है अपना? कौन सा होगा? अपना रिकेट्स। तो ये जो रोग हैं ये किसके कारण होते हैं? विटामिन डी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। अब देखो, अब आपसे बात करना चाहूंगी मैं कि विटामिन डी काम कैसे करता है। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, जैसे मान लो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, जैसे ये है हमारा सूर्य और ये कोई मनुष्य इधर खड़ा है, ठीक है, जैसे मैं बना रही हूं, ये मान लो कोई मनुष्य है। अब भाई ड्राइंग जैसी भी है, मान लो ये कोई मनुष्य इधर खड़ा हुआ है। अब सूरज से जब रोशनी आएगी और इस मनुष्य की त्वचा पे, इस मनुष्य की त्वचा से टकराएगी, जैसे मान लो ये इस मनुष्य की त्वचा थी, मनुष्य की त्वचा से जैसे ही सूर्य की रोशनी टकराएगी, तो अपन लोग वसा में एक शब्द पढ़ के आए थे जिसे हमने नाम दिया था कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल यानी कि एक ऐसी परत, वसा की एक ऐसी परत जो हमारी त्वचा के नीचे लेयर के रूप में जम जाती है। तो क्या होता है, वही कोलेस्ट्रोल यहाँ पे त्वचा के अंदर परत के रूप में इस तरह से जम जाएगा, इस तरह से आके क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जम जाता है। और जैसे ही सूरज की रोशनी इस त्वचा से टकराएगी तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पिघलने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा और पिघल के विटामिन D3 में टूट जाता है, D3 में टूट जाता है। अभी ये D3 हमारे लिए काम का नहीं है, यहां से इसको भेजा जाएगा यकृत में, यहां से भेजा जाएगा यकृत में और यकृत इस D3 को तोड़ के बना देगा हमारे काम का विटामिन डी। विटामिन डी हमारे काम का बना देगा और हमारे शरीर में कर दी जाएगी उसकी पूर्ति और विटामिन डी हमें मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। वास्तव में सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता नहीं है, विटामिन डी तो हमारे शरीर में ही कोलेस्ट्रॉल के रूप में पड़ा हुआ है, परंतु सूरज से आने वाली रोशनी उस विटामिन, उस कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के यानी विटामिन डी को एक्टिव करने का काम करती है, क्रियाशील करने का काम करती है, इसीलिए ये हमारे लिए हो जाता है जरूरी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो अब आगे बात करते हैं अपने अगले विटामिन की। नेक्स्ट बात करेंगे अपने अगले विटामिन की, आपका विटामिन के। आपका विटामिन के, विटामिन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो,
सबसे पहले तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? क्या है इसका रासायनिक नाम? रासायनिक नाम तो देखो, इसके रासायनिक नाम दो होते हैं भाई, ठीक है, दो नाम होते हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाई मिस्टेक या गलती से आप एक नाम रट के चले जाओ और ऑप्शन में आपको दूसरा नाम मिल जाए। तो ध्यान रखना, इसके दो रासायनिक नाम होते हैं, एक नहीं होता, दो होते हैं। तो देखो, पहला नाम इसका होता है, पहला नाम इसका होगा नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन, एक इसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन, दूसरा इसका नाम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, तो नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। अब आपको ऑप्शन में से दोनों में से एक मिल सकता है, दोनों का आपको पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों विटामिन के नाम होते हैं नेफ्थोक्विनोन या फिर आपका फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। अब देखो, विटामिन के जो हमारा होता है, सबसे पहले तो इसकी कमी से रोग कौन से होंगे, हमें कौन से रोग होंगे, कौन से रोग होंगे? तो एक तो आप सबको पता है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के बहुत जरूरी होता है, और अगर विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो पहला रोग तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता। यानी थक्का बनाने के लिए जरूरी होते हैं, जब ब्लड पढ़ोगे तो ब्लड में आप थोड़ा जानोगे कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आपके शरीर में लगभग 12 कारक जिम्मेदार होते हैं। उन 12 कारकों का निर्माण तो होता है यकृत के द्वारा, और यकृत के द्वारा बनने के बाद उनको शरीर में यानी ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। जब तक यकृत में विटामिन के नहीं पहुंचता तब तक हमारा यकृत उन 12 कारकों का निर्माण नहीं करता। तो यूं समझ लीजिए कि रक्त को जमाने की पहली प्रक्रिया की शुरुआत तो विटामिन के द्वारा ही की जाती है, और अगर यही नहीं बनेगा तो आगे का कोई कारक काम करेगा ही नहीं। तो पहला तो इसके कारण रोग क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो भाई चोट वोट लगेगी तो खून बहता ही रहेगा, कोई दिक्कत मतलब हो ही नहीं पाएगा कुछ भी आपसे, ठीक है। अब देखो और इसके बारे में जानते हैं कि और ये क्या काम करती है। तो दूसरा इसका काम होता है, विटामिन के का दूसरा काम होता है हड्डियों के निर्माण में भी सहायक होती है, ठीक है। हड्डियों के निर्माण में सहायक, हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है, हड्डियों के निर्माण में भी सहायक होती है आपकी विटामिन के, ठीक है, जरूरी होती है, हड्डियों के निर्माण में भी इसका होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो और देखो कि भाई विटामिन के की पूर्ति आप कैसे करोगे, स्रोत क्या है, यानी कि क्या स्रोत है विटामिन के क्या आपके शरीर में क्या ग्रहण करोगे भोजन के द्वारा ताकि विटामिन के की पूर्ति आपके शरीर में हो पाए। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दूध, अंडे, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, ये अगर आप डेली रूटीन में पर्याप्त मात्रा में खाते हो तो विटामिन के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लेने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से पूर्ति हो जाएगी विटामिन के की। एक चीज, एक पॉइंट और नोट करके इधर लिख लेना, एक पॉइंट और लिखना नोट करके कि ये जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी कैंसर से लड़ने में भी हमारी सहायता करता है, ठीक है, कैंसर से लड़ने में, खास तौर पे ये मान के चलिए जो जनन अंगों का कैंसर होता है, जनन अंगों के कैंसर से भी रक्षा करता है, ठीक है, जनन अंगों के कैंसर से बचाता है, कैंसर से बचाता है, ठीक है, कैंसर से बचाता है। तो आपसे अगर किसी में विटामिन के की कमी होगी तो उसे जनन अंगों का कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अब आपके मन में एक चीज आनी चाहिए कि इसके स्रोत के रूप में हमने कुछ खास तो खाया ही नहीं, कुछ ऐसा तो लिया ही नहीं जो हम नहीं खाते, ये सारी चीजें तो हम दैनिक जीवन में खाते ही हैं, फिर विटामिन के की कमी क्या इन्हीं से पूरी हो जाती है? तो देखो विटामिन के इनसे भी पूरी हो जाती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपके शरीर में, आपके शरीर में, आपकी छोटी आंत में
हम आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। आपके शरीर में एक ई कोलाई जीवाणु रहता है, वो जीवाणु ये प्रोटीन आपके शरीर में बनाता है, ठीक है। आपके शरीर में इस प्रोटीन की पूर्ति अपने आप कर देता है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा बाहर से कुछ इसके लिए खाने की जरूरत नहीं होती। तो ई कोलाई जीवाणु द्वारा निर्मित होती है, उसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जाती है। अब शरीर ने खुद ही बनाई है, तो हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि हमने बनाई है, खुद ही बनाई है, इसीलिए इसे कहा जा सकता है स्वतः संश्लेषित, कह सकते हैं हम स्वतः संश्लेषित विटामिन है, ठीक है। स्वतः संश्लेषित विटामिन है, सेल्फ सिंथेसाइज है, खुद ब खुद शरीर में बनती है। और अगर कभी कभार जीवाणु वगैरह थोड़ा स्लो कर जाए तो अपनी हेल्दी डाइट ले लो, बट अपने आप आपके शरीर में पूर्ति हो जाएगी। तो चलो भाई, तो यहाँ तक आज की क्लास में हम अपन लोगों ने अपने 3 विटामिन के बारे में पढ़ लिया है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। अगली क्लास में हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ फिर अपना विटामिन सी और फिर बी कॉम्प्लेक्स अपना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।